पूरी जिंदगी मैंने मर्दों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि मेरी सौतेले पापा मेरी माँ की जिंदगी नरक बना दी थी। लेकिन फिर एक मुलाकात फुटबॉल टीम के कैप्टन अविनाश स्पेंसर के साथ मेरी धारणा को बदल दिया, जिसने मुझे बचाकर मुझे एक नई उम्मीद दी थी। वह पॉपुलर था, वही मैं एक आम लड़की थी। पर किस्मत ने हमें एक साथ किया। निष्ठुर तरीके से उसने मुझे नष्ट कर दिया, पर उस वक्त पता नहीं था कि वह भी नष्ट हो गया था। कहानी खुशबू की जुबानी। उम्र 17 साल। मैं 17 साल की उम्र में बहुत मुश्किलों के साथ जूझ रही थी, क्योंकि मेरी माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो गए थे और मेरे सौतेले पापा मुझ पर जुर्म ढाते थे। मेरी कमाई के पैसे छीन लेते थे और मुझ पर हाथ उठाते थे। मर्दों से नफरत सी हो गई थी। लेकिन कॉलेज के पॉपुलर लड़के अविनाश स्पेंसर ने मुझे एक नई उम्मीद जगाई। जब मैं बस से जा रही थी, उसने मेरी इज्जत बचाई थी, जबकि खुद घायल हो गया था, जिससे उसके कोच ने उसे फुटबॉल टीम से निकालने का फैसला किया था। पर आखिरकार वह फुटबॉल मैच खेला और जीता। और ग्राउंड में खड़े खड़े उस दिन मुझे कुछ हो गया था। मैं उसके लिए गिर गई थी। हालांकि डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसका शुक्रिया तक अदा नहीं कर पाई थी। उस फुटबॉल मैच को 6 महीने हो गए थे और स्कूल में बहुत कुछ हुआ। फाइनल परीक्षा हो गई और आज रात प्रॉम था। रहा सवाल मेरा और अविनाश का, तो हमारे बीच में उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि मैं अपने जज्बात उसके लिए स्वीकार किया था। वह मेरी जिंदगी का पहला मर्द था, जिससे मुझे मर्दों के बारे में सोच बदलने में मदद की थी। हालांकि मैं अभी भी उस भावनाओं को नहीं समझी थी। बस यह एक लगाव है या उससे ज्यादा कुछ। आज रात का प्रॉम कुछ ऐसा था जो मुझे मिस नहीं करना चाहिए था, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहती थी। मेरा कोई करीबी दोस्त भी नहीं था जो मुझे जाने के लिए इसमें मजबूर करता। मैं अपना खाली समय में पार्ट टाइम जॉब करने में इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं कि मैं दोस्त बनाऊं, और मुझे इसमें भी दिलचस्पी नहीं कि मैं पता लगाऊं कि कौन प्रॉम किंग और क्वीन बने, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कौन होगा। मैंने एक सांस छोड़ी। सोचा मेरा एकेडमिक रिजल्ट चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मेरा परफॉर्मेंस एवरेज से ज़्यादा है, पर इतना भी अच्छा नहीं कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर मुझे कुछ लोन भी मिल जाए, फिर भी मैं अपना ट्यूशन फी और एंट्रेंस फी नहीं भर पाऊंगी। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अपने फेवरेट बैंड का म्यूजिक सुनकर मैं रिलैक्स कर रही थी और मेरे कंप्यूटर में कुछ डेटा ब्राउज कर रही थी कि मुझे पता नहीं चला मेरे घर पर क्या हो रहा है। जब घर पर कुछ गिरने की आवाज मेरे कानों तक आई, फिर मैं बिदक उठी। बाहर जब झांक कर देखी तो देखा मेरा सौतेला बाप तारक सोफे में बैठकर बियर पी रहा है और एक बोतल नीचे गिराकर तोड़ दिया है। मुझे पता नहीं था कि कौन सी ड्रिंक है, लेकिन पक्का था कि वह शराब थी। उसने इतनी पी रखी थी कि मेरे नाक तक बदबू आ रही थी। तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें बुलाया। उसने भौंका। मुझे समझ आ गया था कि वह होश में नहीं है, इसलिए मैं अभी उससे दूरी बनाई थी। क्या आज रात तुम्हारा कोई काम है? वह मेरी ओर देख रहा था, जिससे मैं अपनी भौं ऊंची की। नहीं है, आज रात किताब की स्टोर में मेरी कोई शिफ्ट नहीं है। वह लड़खड़ाता हुआ अब मेरे करीब आने लगा, जिससे मैं पीछे हटने लगी और अब मैं दीवार पर टिक गई। तुम मेरी मदद करोगी मेरा पैसा मुझे दिलाने में? उसने कहा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वह इतना ज्यादा पिया हुआ था कि वह उस आदमी से नहीं मिल सकता था, इसलिए मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने उपहास किया। मैं क्यों करूं? मैं खौफ खा गई जब उसने मेरा गला दबाया। मेरा दम घुटने लगा। मैं उसके हाथों को पकड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरे अंदर डर पैदा होने लगा जब मैं उसकी आंखों में आक्रोश को देख रही थी। तुम यह मेरे लिए करोगी क्योंकि मैं चाहता हूँ वह अभी हो, वह फुसफुसाया और मेरे अंदर पैनिक पैदा होने लगा, क्योंकि उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। और अब मुझे एहसास हुआ कि उसे कितनी बुरी तरीके से वह पैसे चाहिए कि मैं उसका काम ना करूं तो वह मुझे मारने को भी नहीं हिचकेगा। मेरा गला जलने लगा था। मैंने अपना सर हिलाया, उससे भीख मांगने लगी कि इस अत्याचार से मुझे मुक्त करे। जब उसने किया, मैं हाँफ रही थी। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मेरे पैर डर से कांप रहे थे। हे देवा, अगर उसे पैसे की इतनी बुरी तरीके से चाहत थी तो उसे शराब नहीं पीना चाहिए था। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर यह मामला क्या है। क्या उसे जुआ खेलना है या ड्रग्स या किसी और चीज? उसे इस होटल में मिलो, उसने आदेश दिया और मुझे एक छोटा सा फटा हुआ कागज पकड़ाया। जब मैं पकड़ी तो एक नामी दामी होटल का नाम लिखा हुआ था। कहा वह लॉबी में इंतजार कर रहा है और इसका पासकोड है कोयला। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि वह मुझे किस गंदी चीज में घसीट रहा है। अभी वो गरजा
और मैं लगभग उछल पड़ी। जल्दी से मैं अपने कमरे में आई और अपने पर्स में अपना फ़ोन डाला। मेरे पास कपड़े बदलने के भी समय नहीं थे, इसलिए मैंने बस अपना स्वेटर उठा लिया और मैं जीन्स का शॉर्ट्स पहनी हुई थी। जब मैं दरवाजे के सामने तक पहुंची, तारक ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे पकड़कर धक्का मारा, जिससे मैं बाहर बुरी तरीके से ज़मीन पर गिरी। आधी रात से पहले वापस आ जाना, इससे पहले वह फिर से एक घुट बियर पिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने गले की गांठ को निगलते हुए। मैंने घड़ी में समय देखा, 9 बज रहे थे। मेरे पास 3 घंटे हैं। होटल की लॉबी में बैठकर उस आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार एक 30 साल के करीब का आदमी मेरे पास आया। बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था। पूछा, क्या तुम खुशबू हो? मैं अपना सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। पासपोर्ट? उसने पूछा। मैंने कहा कोयला। उसने मुझे एक एनवेलप पकड़ाया जिसमें पैसे थे और मैंने उसे जल्दी से अपने पर्स में रख लिया और कुछ बोले बिना वह आदमी चला गया और मैं सांस छोड़ी। धीरे धीरे कांच के दरवाजे की ओर गई। हालांकि मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे यहाँ तक कैब से आने में, लेकिन फिर मैं ऐसे ही जाऊंगी ताकि मैं जल्दी और सुरक्षित पहुंच सकूं। अब निकलकर मैं फुटपाथ पर चल रही थी तो मैं किसी चीज़ से टकराई। चौंक कर मेरे मुंह से आवाज़ निकली और मैंने देखा वह नीचे वाला चीज़ भी गरजने लगा। मैं नीचे देखा, एक आदमी पड़ा हुआ था और दुर्भाग्यवश मैं उसके सिर में लात मार दिया। हे भगवान, कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता? वह कोसने लगा। मैं अपनी आंख घुमाई। नहीं, और शराबी नहीं, काफी हो चुका है आज के लिए। लेकिन फिर मेरे अंदर कुछ हुआ। यह आवाज़ कहीं जानी पहचानी है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं हिम्मत जुटाकर उस आदमी की ओर देखा, फिर वह इस ओर घूम गया और उसका चेहरा देखा। मेरी सांस गले में अटक गई। अविनाश स्पेंसर। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा था जो मैं देख रही थी। अविनाश नीचे पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? मैं उसे जांचने लगी तो पता चला वह लुढ़का हुआ था। क्या यह पिया हुआ है? अविनाश, मैं बुलाई। प्रेजेंट मैम। उसने अपने हाथ ऊपर उठाया और फिर हंसने लगा। सही है, यह पक्का अविनाश स्पेंसर है जो कि अभी होश में बिल्कुल भी नहीं है। मैं झुककर समझने की कोशिश करने लगी कि यह यहाँ क्यों है। कपड़े देखकर लग रहा था पक्का यह प्रॉम से ही आया है। शायद उसके बाद पार्टी में गया होगा या वहाँ से जल्दी निकल गया होगा ताकि अपने दोस्तों के साथ शराब पी सके अपना ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए। हालांकि उसके पास एक अच्छा कारण भी है सेलिब्रेट करने का। उसे बॉस्टन की स्कॉलरशिप मिल गई थी और फिर अचानक से मेरे बारे में सोचने लगी। हम दोनों इतने अलग क्यों हैं? हम दोनों ही मेहनत कर रहे थे, फिर मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों है अपने सपनों को पाना? मैं कॉलेज क्यों नहीं जा सकती जैसे सब लोग जा रहे हैं? उसके फोन में एक लाइट जलने लगी और उसका फोन पॉकेट से नीचे गिरने को था। मुझे पता है मुझे दूसरों की चीज छूनी नहीं चाहिए, पर यह एक इमरजेंसी है। हो सकता है कोई शराबी लड़के को लेकर जाना चाहता हो। मैंने देखा उसके फोन में काफी सारे कॉल और मैसेज मोनिका की ओर से आए थे। मैं फोन उठाकर देखी। मोनिका, तुम कहाँ हो? अभी भी पार्टी में हो? मोनिका, तुम पी तो नहीं रहे हो? क्या पी रहे हो? मोनिका, मम्मी पापा को शक होने लगा है। शायद उसकी बहन को कॉल करना बुरा आइडिया नहीं है, पर इसके पहले कि मैं कुछ कर पाती स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। शिट, क्या परफेक्ट टाइमिंग है बैटरी खत्म होने का। मैं फिर से उसे देखने लगी। मैं उसके साथ क्या करूंगी? मैं उसे यहाँ अकेले छोड़ नहीं सकती। मैं इधर उधर सर घुमा के सोचने लगी शायद इसके दोस्त आ जाए। इस तरह से अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। पर जैसे ही मैं खड़ी होने गई मुझे पता चला कि किसी ने मेरे कलाई को पकड़ रखा है। तुम कहाँ जा रही हो? वह मेरा हाथ पकड़ के उठकर बैठा। नींद में लग रहा था। अपनी आंखों को आधा खोला। उसके स्पर्श से मेरे हाथ में बिजली सी दौड़ने लगी और मैं जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ा ली। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें पहले कभी देखा है? घबराहट से मैं अपना चश्मा एडजस्ट करने लगी और अपना गला साफ करने लगी। हे, वह मेरा फोन है, कहकर वह अपना फोन मेरे हाथ से खींच लिया और पॉकेट में रखने से पहले देखा अपने ब्लैक स्क्रीन को। परफेक्ट। हंसने लगा और अपने हाथों से अपने बालों को सहलाने लगा और तभी मेरी नजर में कुछ आया, एक होटल का कार्ड। जब उसने देखा कि मैं कार्ड को देख रही हूँ वह मुंह दबाकर हंसा। कहा, अगर तुम सोच रही हो तो मैं यहाँ पर रहता हूँ। वह अपनी आंखों को घुमाकर नखड़े की मुस्कान दी। मुझे आप पागल कह सकते हो क्योंकि इस नशे की हालत में भी मुझे वह हैंडसम लग रहा था, खासकर तब जब वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। पर फिलहाल के लिए मुझे यहाँ सोने दो, कहकर वह लेट गया और दूसरी साइड में घूम गया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने वह की कार्ड उसके हाथ से छीन लिया जिसमें रूम नंबर लिखा हुआ था। मैं उसे खड़ा करके उसके हाथों को मेरे कंधे में टिकाया।
कम ऑन, चलो यहाँ से निकलते हैं। कहते हुए मैं उसे होटल के दरवाजे की ओर चलाने लगी। उसे लेकर मैं जूझ रही थी क्योंकि वह मेरे से काफी बड़ा और भारी था, लेकिन वह चल पा रहा था जिससे थोड़ी राहत थी। मेरे मन में कोई दूसरा ख्याल नहीं आया था वह करने से पहले, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी और उसके बदले में मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जब लॉबी से होते हुए मैं जा रही थी, बेल बॉय मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसके बाद मैं सीधे एलिवेटर के अंदर उससे लेकर घुस गई, उसका बटन दबाया और थोड़ी देर बाद हम मंजिल में पहुंच चुके थे। जब हम कॉरिडोर में चल रहे थे वो मेरे इतने करीब था, उसकी सांस मेरे गर्दन पर पड़ रही थी। उसका कार्ड को लेकर मैंने दरवाजे में प्रेस किया, दरवाजा खुल गया और जब हम अंदर आए मैंने कार्ड को उसके जगह पर रख दिया, जिससे कमरे में लाइट जल उठी और रूम मुझे दिखने लगा। कमरे में पहुंचकर मैं अवाक रह गई। कमरा काफी बड़ा था, न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची इमारत नजर आ रही थी। एक हाई स्कूल के लड़के के लिए इतना बड़ा कमरा अफोर्ड करना किस्मत की बात है, खासकर तब जब उसके माँ बाप घर पर उसे डांटने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। काश मैं भी ऐसा सच में कर सकती। तारक से दूर मैं कोई ऐसी जगह पर रह सकती, पर यह कुछ नहीं, बस एक सपना है। अविनाश लड़खड़ाने लगा जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और मैं दरवाजे को पीछे धकेला जिससे वह बंद हो गया और अब वह मेरे खिलाफ था। मैं दरवाजे से टिकी हुई थी और उसका सर दरवाजे से लगा हुआ था, उसका चिबुक मेरे सर के ऊपर। वह मुझसे दूर हटा पर उसका हाथ अब भी दरवाजे में लगे हुए थे और वह मुझे जांच रहा था कि मैं कौन हूँ। लेकिन फिर बिना किसी चुनौती के उसने मेरा चश्मा निकाला और उसे नीचे कारपेट में फेंक दिया और उसके बाद मेरे सामने कटे हुए बाल को धीरे से वह हटाया और मेरा चेहरा दिखने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा और वह मेरे सीधे आंखों में देखने लगा और मैं उसकी गहरी नीली आंखों में सम्मोहित होने लगी। मेरी सांस गले में अटक रही थी। मैं शारीरिक रूप से कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। जिंदगी में कोई मेरे इतने करीब आकर मुझे नहीं देखा था सिवाय मेरी माँ के। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, उम्मीद कर रही थी कि वह सुन लेगा। नहीं, वह नहीं सुन पाएगा। मैंने उससे अपनी आंखें हटा ली, लेकिन मैं बिल्कुल ही जम गई थी। उसकी नजरें इतनी तीव्र थी, अजीब सा माहौल था। मैं इंतजार कर रही थी कि वह कुछ कहे। अगर वह मुझसे कहेगा कि मैं देखने में भद्दी हूँ, जो कि हमेशा तारक मुझसे कहता है, तो मैं यही सोचूंगी कि वह नशे में है। भगवान, उसने इतनी गहरी आवाज में फुसफुसाया, तुम बहुत खूबसूरत हो। और तब मुझे समझ में आया कि वह सच में नशे में है। संदेश दोस्तों, आप लोग दिमाग में रखें, शराब का नशा कोई जुर्म करने का बहाना नहीं है। जो हमसे कमजोर है हम उन पर जुर्म ढाए तो चीज खराब हो जाती है। शराब पीकर बच्चे पर हाथ उठाना, औरत की इज्जत में हाथ डालना या गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करना बिल्कुल अमान्य है और कानून के नजर से यह जुर्म है। जिम्मेदार नागरिक बने। उसने अभी जो मुझसे कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा था। आज तक मुझे मेरी माँ के अलावा किसी ने खूबसूरत नहीं कहा था। मैं अभी अस्वस्थी में थी कि हम जितने करीब थे। मैं दूसरी ओर देखने लगी, इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करने लगी, पर अभी उसके हाथ मेरे सर के दोनों तरफ थे, जो मैं यहाँ से निकलकर भाग नहीं सकती थी। जब मैं हटाने की कोशिश करने लगी, वह फिर से लड़खड़ाया और उसका हाथ मेरे सीने के उभार पर आया। मैं निगलने लगी, सदमे में थी। वह बहुत कंफ्यूजन के साथ मुझे देख रहा था और फिर उसने दूसरा हाथ मेरे सीने में रख दिया और इस दबाव से मेरे मुंह से आह निकली, अविनाश रुको। मैं उसका भारी भरकम हाथ अपने से दूर कर दिया। किसी ने मेरे इस हिस्से में कभी नहीं छुआ था। मेरा दिमाग अपने आप ही सतर्क हो गया और खतरे की घंटी बजने लगी। उसके हाथ अब मेरे हाथों को पकड़ लिया था और वह मेरे इतने करीब था कि मैं अपने सांसों को रोक लिया था। धीरे धीरे उसने मेरा कार्डिगन को निकाल कर फेंक दिया, साथ ही मेरा पर्स भी नीचे गिर पड़ा। मैं अंदर टी शर्ट पहनी हुई थी। वह उसे थोड़ा हटाकर मेरे कंधे में और मेरे गले में चूमने लगा। मैं कांपने लगी। वह पिया हुआ है और वह मेरे ऊपरी सीने में हल्के हल्के चूसने लगा था। उसे पता तक नहीं है यह क्या कर रहा है। अविनाश छोड़ो मुझे। मैं उसके गिरफ्त से निकलने लगी, पर उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और गरजने लगा। अब दरवाजे से खींचकर मुझे और करीब ले लिया और मेरे त्वचा को छोड़ने लगा। उसने पक्का मेरे त्वचा में अपने निशान छोड़ दिए होंगे। मैंने महसूस किया उसका हाथ अब मेरे शॉर्ट्स में था, जिसे उसने निकाल फेंका जब उसने मेरे अंडरगारमेंट में हाथ डाला। नहीं, नीचे नहीं। जब मैं उसे रोकने लगी, उसने मेरे दोनों कलाइयों को एक हाथ से पकड़कर सर के ऊपर उठा दिया और अपना काम जारी रखा। उसने मेरे माथे को अपने माथे से टिका लिया। मेरी सांस कांप रही थी। उसकी उंगली
महसूस कर रही थी। मेरे अंदर एक नया सा एहसास होने लगा था, जैसे जैसे किसी ने मेरे सीने में गर्म शहद डाल दिया हो जो नीचे तक बह रहा हो। मैं चिल्लाई। मेरा दिमाग खाली हो गया था जब मैं कड़क चीज को महसूस किया। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे जब दीवारें टूट चुकी थी। अविनाश रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मैंने टूट कर फुसफुसाया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी पहली बार यहाँ होगा अविनाश स्पेंसर के साथ। दर्द की वजह से मेरे आंखों से और आंसू बह रहे थे। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि मेरी जिंदगी कितनी दरिद्रता दिखाई थी। अब तक मेरे दिल के टुकड़े हो गए थे जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण शख्स को खो दिया था, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ। और फिर वह जख्म जो मेरे दिल पर और मेरे शरीर पर लगे, जो मेरे सौतेले पापा ने मुझे दिया, और मेरे सारे सपने कुचल कर रह गए जब जिंदगी ने मेरे ऊपर यह सारी चीजें फेंकी। मेरा कॉलेज, मेरा भविष्य, कुछ नहीं बचा। और फिलहाल मैं एक ऐसे इंसान के बाहों में हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, जो मेरी वर्जिनिटी ले रहा है जब मैं तैयार नहीं हूँ। और आंसू आंखों से बहने लगे। जो कहना है उसको, बहुत दर्द हो रहा है। काश कि अविनाश मेरा सारा दर्द ले सकता। वह रुक गया और मेरे आंखों के आंसू को पोंछने लगा और उसके बाद मुझे उठाकर अपने बिस्तर पर लेकर आया और मुझे घेराबंदी कर लिया। जब धीरे धीरे दर्द गायब हो गया, मेरे अंदर कुछ ताकतवर चीज आने लगी। आखिरकार हम दोनों हाँफ रहे थे। मेरी आंखों में एक और आंसू की बूंद गिरी जो कि न जाने कहाँ गुम हो गई। आंखें खुली तो मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं बहुत थक गई थी, शरीर में दर्द था। मैं उठकर बैठ गई और कमरे को देखने लगी। मेरा कार्डिगन और पर्स नीचे गिरा हुआ था। इससे पहले कि मैं उतर पाती, किसी ने मेरी कलाई को पकड़ लिया। वह अविनाश था। मुझे जाने नहीं देना चाहता था, पर उसकी आंखें बंद थी, अभी नींद में नहीं जगा था। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊं और उसके जगने का इंतजार करूं और सब कुछ उसे समझाऊं तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अनजाने में एक और आंसू की बूंद मेरे आंखों से गिरी। मेरे दिल के टुकड़े हो चुके थे, इसलिए उन ख्यालों को दूर हटाकर मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैं दरवाजे के पास दौड़ी और अपनी कार्डिगन और बाल ठीक करने लगी। दरवाजा खोलने से पहले मैंने एक गहरी सांस ली। जैसे ही मैं दरवाजा का नॉब घुमाने लगी थी, तारक ने मुझे हरा दिया। नॉक कर पाती उससे पहले ही दरवाजा खुल गया और सामने तारक कातिलाना दृष्टि से मुझे देख रहा था। कहाँ मर गई थी तुम? उसने मुझे झाड़ लगाई इससे पहले कि मुझे दीवार में फेंकता और मेरे सिर पर चोट आती, जिससे मैं दर्द से छटपटाने लगती। उसके आंखों में आग लगी थी और बिना दया के भाव से मुझे देख रहा था। मैं तुम्हारा पैसा ले आई हूँ, मैं हकलाई और जल्दी से अपने पर्स से निकाल कर उसे दे दिया। उसने वह एनवेलप मेरे हाथ से छीना और पैसे गिनने लगा और मैं निगलने लगी। मेरी ओर देखने से पहले उसने उपहास किया। मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा जब उसे पैसे मिल जाएंगे, पर अब मुझे शक होने लगा था। उसके चेहरे का आक्रोश अभी गया नहीं था। तुम देर हो, वह फुफकारा और मैं घबरा गई जब उसने अपना हाथ उठाया। और अगली चीज, मैं दर्द का एहसास की जब उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल में जड़ दिया। इतना दर्द हुआ कि आंसू मेरे दृष्टि को धुंधली करने लगी और मुझे अपने होठों के एक कोने में खून का स्वाद मिलने लगा। मैंने उसे पहले भी गुस्से में देखा था, पर आज बिल्कुल पागल लग रहा था, जैसे कि मुझे मार डालेगा। तुम बेकार की गंदगी का टुकड़ा, उसने ठंडी आवाज में मेरे ओर निष्ठुर शब्द फेंके। वह लोग मेरी कार ले गए। वह मेरे कमरे में आया और मैं घबराने लगी जब वह मेरे पास आ रहा था। कर्ज मांगने वाले उसका कार लेकर चले गए। उसने मेरे पेट में एक लात मारा जब मैं जमीन पर गिरी हुई थी और फिर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मैं रोने लगी। मैं इस आदमी के लिए एक आंसू नहीं बहाना चाहती थी, लेकिन फिर यह दर्द मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मेरा जबड़ा टाइट हो गया और मैं गुस्से से उसे घूरने लगी। कहा, यह कार तुम्हारा था भी नहीं, मेरी माँ का था। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। गुस्सा उसके चेहरे पर था। किताब के शेल्फ को पकड़कर नीचे गिरा दिया, जिससे एक जोर की आवाज आई और मैं उछल पड़ी। वह मर चुकी है, उसने उगला। अब देखा जाए तो यह मेरी कार है। मेरा सीना टाइट हो गया जब वह मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रहा था। मैं इस इंसान से नफरत करती हूँ। जब मेरे करीब आया, मैंने उसे चुनौती दी, मुझे छूना मत। मैं अपने बैग से अपना फ़ोन ढूंढने लगी। फ़ोन दिखाते हुए उससे कहा, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, उसे मुझ पर हाथ उठाने का कोई भी मौका नहीं मिला था, लेकिन अब यह एक शोषण करने वाला आदमी है। जो आखिरी शब्द मैंने कहे थे, वह मेरे करीब आया और मेरा गला पकड़ लिया। क्या वह मुझे मारने वाला है?
पुलिस, उसने उपहास किया। तुम क्या करोगी अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई तो? खुशबू, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा आखिरी उम्मीद हूँ, तुम्हारे भविष्य का। मैं इनकार से अपना सर हिलाना चाहती थी, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तुम कॉलेज कैसे जाओगी मेरे बगैर? खुशबू, उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। तुम्हारे पास कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी सिरदर्दी ना बनो तो मैं शायद कुछ पैसे तुम्हें दे दूं जो मुझे आज मिली है। झुंझलाहट के साथ वह मुझे देखता हुआ कहा, अपना भविष्य को स्वीकार करो। मेरी कृतज्ञता न मानने वाली बच्ची, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह कहीं नहीं है, उसने फुफकारा। एक और आंसू मेरी आंख से गिरी जब मैं अपने सामने खड़े राक्षस को देख रही थी और मेरी चीख कमरे में गूंजने लगी। जब वो मुझे मार रहा था मैं उसे रहम की भीख मांग रही थी और जब उसने ऐसा किया मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रही थी। यह तुम्हारी सजा है जो तुमने आज रात किया, उसने कहा और कुछ क्षण के बाद वह कमरे से बाहर निकलकर चला गया। मेरा दिल, मेरा गला, मेरा शरीर दर्द हो रहा था। जाने कितनी देर तक मैं ऐसी पड़ी रही और उसके बाद उठी। मैं उन किताबों को देखने लगी जो नीचे गिरे पड़े थे। अचानक से मुझे एक किताब नजर आई जो मेरी माँ मुझे बचपन में पढ़कर सुनाया करती थी। यह परियों की कहानी की किताब थी, पर फिलहाल मुझे वह पैसे चाहिए थे जो मेरे लिए बचा कर रखी थी, जो कि इसी घर पर कहीं छुपा रखा है। मैं वह किताब उठाकर पन्ने पलटने लगी। सिंड्रेला की कहानी थी। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। जब मैं पन्ना पलटा मेरी आंखें जम गई, मेरा दिल जम गया। पन्ने के बीच में एक बैंक का पासबुक और कार्ड रखा हुआ था। जब मैं उसे खोलकर देखा तो वह मेरी माँ का पासबुक था, जो पैसे उन्होंने मेरे लिए बचा कर रखा था, और उसमें जो रकम थी उसे देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इतना था कि मैं अपने कॉलेज की एंट्रेंस फी भर सकती थी और लोन के सहारे यह कर सकती थी। बस मुझे पढ़ाई के साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। मेरी आंखों से आंसू गिरने वाले थे। मैंने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया। मेरा दिल फटने को था, पर मुझे शांति बनाए रखना पड़ेगा। मुझे जल्दी से काम करना होगा। यह मेरा आखिरी उम्मीद है इस नरक से बाहर निकलने के लिए और एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए। मेरे शरीर में बने हर एक जख्म के दर्द को अनदेखा करके मैं दरवाजे के पास पहुंची और उसे बंद कर दिया। अब जब मुझे पैसे मिल गए हैं तो मैं एक और सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकती। मैं तारक का चेहरा देखना नहीं चाहती थी। मुझे डर है कि यह पासबुक और कार्ड उसके हाथ लग जाएगा, पर मुझे इस घर से निकलकर गायब होना पड़ेगा इससे पहले कि वह मुझे पकड़ ले। मुझे लगता है मैं मारी जाऊंगी। अगर उसने ऐसा किया तो मैं अपना बैग उठाई और उसमें जरूरी चीज भरने लगी। अपना अकादमिक का सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, कार्ड, अपना वॉलेट, मोबाइल, लैपटॉप और कुछ जरूरी कपड़े। अच्छा हुआ मैंने अपने जूते डेस्क के नीचे रखे थे और अपना बैग मैंने पीठ में डाल दिया। मैं जाने के लिए तैयार थी। मैं खिड़की के पास पहुंची। क्या मैं यह कर पाऊंगी? क्योंकि मेरे पैर की हालत बेहद खराब है जिस तरह से उसने मुझे मारा है। पर वह भाड़ में जाए, मैं दौड़ती रहूंगी चाहे जितना भी मेरा पैर में दर्द हो। मैं अपने पैर को घिसटूंगी। मुझे बस यहाँ से निकलना पड़ेगा। तारक को बस पता न चले। बहुत धीरे और ध्यानपूर्वक मैंने अपनी खिड़की को खोली और उसके ऊपर चढ़कर दूसरे साइड में कूदी और हल्का सा आवाज के साथ नरम घास पर गिरी। हल्का सा मेरे पैर में दर्द हुआ और मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं चलती ही जाऊंगी। मेन रोड तक पहुंचने के लिए एक और खिड़की थी जो ड्राइंग रूम से जुड़ा हुआ था। मुझे डर था वहीं पर तारक होगा। निश्शब्द पैर चलाते हुए अपने सर को झुकाए रखी थी। देखा तो ड्राइंग रूम में बैठकर वह अपनी बियर पी रहा था। उसका सर टेबल पर रखा था। कम से कम वह पूरे होश में नहीं है। तुरंत से झुकी और मेरी पीठ दीवार के साथ टिक गई। जैसे ही मैं उस खिड़की से निकल गई तो मेन रोड में पहुंची। जितना धीरे हो सकता था मैं कोशिश कर रही थी। मैं किसी तरीके से पैर को घसीट रही थी, पर अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे यह करना ही होगा। एक बार मैं उस घर से दूर आ गई तो मैं रुकी। घड़ी देखी तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैं हाँफ रही थी। मैं सामने वाले सड़क को देखने लगी। क्या इस टाइम कोई कैब आएगा यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि इस हालत में मैं ट्रेन स्टेशन तक चलकर जा पाऊंगी। मेरी नब्ज तेज हो गई जब मैं दूर से एक रोशनी देखी। एक गाड़ी इधर आ रही थी। वह कैब थी। जल्दी से उसे रोका। जैसे ही वह रुकी मैं अंदर आकर बैठ गई और मैंने राहत की सांस छोड़ी। मैं हाँफने लगी और उसने पूछा, मैडम कहाँ चलना है? कहानी अविनाश की जुबानी। मेरा सर पागलों की तरह चकरा रहा था। मेरी उंगली किसी चीज को पकड़ी जो मुलायम थी, शायद बेडशीट थी। मुझे लोकेश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।
वह पीने का गेम नहीं खेलना चाहिए था। मुझे लगता है वह लड़का मेरी ड्रिंक में कुछ और मिला दिया था। वह बहुत ही कड़क था। और आखिरी चीज जो मुझे याद है, मैं अपने हाथ से ताश खेल रहा था। झट से मेरी आंख खुल गई। क्या कहा मैंने? आखिरी चीज जो मुझे याद है। झट से मैं उठकर बैठ गया और देखा मैं होटल के कमरे में हूँ। पर मुझे अवाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक कमरा पहले ही बुक करके रखा था कि कहीं ज्यादा हो जाए तो मम्मी पापा से बचने के लिए यहाँ आ जाऊंगा। इसके लिए मैं पहले से ही तैयार था। पर मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं उपहास किया। शायद वह लोग मुझे लेकर आए होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि लोकेश मुझे यहाँ लेकर आएगा। शायद डैनी लेकर आया हो। पर फिर मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। यह इतना आसान नहीं जितना मैं सोच रहा हूँ। जब मैं खड़ा हुआ, मैं जम गया। मैं उसे देखा, बिस्तर पर खून। मेरा दिल लगभग रुक गया। यह क्या है? मैंने अपनी पैंट ठीक की और इधर उधर देखने लगा। कमरा पूरा खाली था। कुछ आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। मेरा सीना टाइट हो गया। अगर तुम सोच रही हो तो मैं यहाँ रहता हूँ। मैं आश्चर्य में था। मेरे हाथ से चेहरे को ढक लिया। यहाँ कोई लड़की थी। यह मैंने क्या किया? मैं जल्दी से खड़ा हुआ और हर तरफ देखने लगा, पर बिस्तर का वह खून देखा। मेरा दिल बहुत तीव्र गति से धड़क रहा था। बहुत दर्द हो रहा है। वो रो रही थी। मैं जल्दी से दरवाजे से निकला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इधर उधर दौड़ने लगा था। जब बाहर निकला, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दिन निकल आया था। लोग अपने काम में इधर उधर जा रहे थे। वह कैसी दिखती है? पर मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे लगा था मैं अपने दिमाग निकाल कर उसमें ढूंढूं। रिसेप्शन के पास पहुंचकर कहा, क्या तुमने देखा है? अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया एक लड़की को जाते हुए। रिसेप्शनिस्ट बहुत कंफ्यूजन के साथ मुझे देख रही थी। भयानक विचार मेरे मन में आने लगे। दौड़ता हुआ मैं फिर से अपने कमरे में आया। पूरे कमरे को देखने लगा। तभी बिस्तर पर मेरा ध्यान में कुछ आया। एक छोटी सी कान की बाली जिसमें तितली बनी हुई थी और बीच में नीला था, सिल्वर प्लेट किया हुआ था। मैं उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। यह ईयररिंग और खून सबूत है कि वह यहाँ पर थी। यह सपना नहीं है। मैं झटक गया जब मुझे एहसास हुआ मेरे गालों में कुछ गीला सा गिर रहा था। तभी एहसास हुआ मैं रो रहा था। यह मैंने क्या कर दिया? छोटी छोटी यादें मुझ पर अत्याचार कर रही थी। उसका रोना मेरे कानों में गूंज रहा था। मेरे दिल पर सैकड़ों छुरी चल रही थी। मैं एक अपराधी हूँ। क्या किया मैंने? मैं फट जाना चाहता था, खुद को मारना चाहता था। और फिर मेरा रोना कमरे में गूंजने लगा। दोस्तों, जो इंसान दूसरों को दर्द पहुंचाता है, उसकी अंतरात्मा उसे ऐसे ही सजा देती है। कैसे मिलेगी उसे दर्द से मुक्ति? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। पहला एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।